मैं बहुत सिस्टमेटिक हूँ। जैसे मैंने सिस्टमेटिकली आपको सिलेबस पढ़ाया, स्ट्रेटेजी पढ़ाया, सिस्टमेटिकली हम सब टॉपिक पे जाएंगे। कुछ भी कोई भी डाउट है आप देन एंड देयर पूछ सकते हो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई देख के रिप्लाई कर दूंगा। जब तक आपका क्लैरिटी नहीं होगा आई विल बी देयर। और ये एक मतलब आप जब तक नेट जेआरएफ क्लियर नहीं करते हो आई विल बी देयर फॉर यू। ये रेस्ट एश्योर्ड है मेरे तरफ से। इट्स नॉट वन टाइम कुछ आपने कोर्स कर दिया फिर खत्म हो। और मैंने जो ग्रुप किया है उसमें मैंने बहुत सारे मटेरियल्स दिए हैं, उसको आप देखिए। एवरीडे न्यूज़पेपर विल बी पोस्टेड। न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखते, कभी कभी न्यूज़पेपर का एटलीस्ट मतलब नेट में कंट्रीब्यूशन ये रहता है, हेडलाइन देख लीजिए करें, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस आ जाता है, इट विल हेल्प। थोड़ा ग्लांस कर लीजिए क्या हेडलाइंस है। और मैं जनरली न्यूज़पेपर का हेडलाइन भी डालता हूँ। आई विल स्टार्ट पोस्टिंग दैट आल्सो कि आज का हेडलाइन ये 5 है, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहेगा वो चीजें क्या चल रहा है। तो और जो जो मटेरियल्स में बहुत सारे मटेरियल में ग्रुप में डालूंगा। हाँ, तो हर दिन टीचिंग एप्टीट्यूड एवरी सब बहुत सारे मटेरियल में डालूंगा, और वो मटेरियल को आप फॉलो कीजिए। और जितना मटेरियल आपको जो फॉलो कर रहे हैं उसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो कीजिए। नहीं कि ये आज पढ़ लिया वो कल पढ़ लिया, वैसे नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड एक किताब पढ़ रहे हैं तो वो एक किताब ही खत्म कीजिए पहले, और फिर आप टेस्ट देना शुरू कीजिए। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप समझ पा रहे नहीं पा रहे, देन चेंज योर स्ट्रेटेजी। सो जितना भी हम कवर करेंगे फिर टाइम के हिसाब से हम आगे भी जाएंगे, कोई पॉइंट नहीं है, मतलब शेड्यूल करेंगे जब तक सिलेबस पूरा अच्छे से खत्म नहीं होता। आई एम विथ यू, ये मैं एश्योर कर रहा हूँ आप सबको। सो लेट्स स्टार्ट ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया था पहले सिलेबस। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिक जब हम समझेंगे, पहले तो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा है कि टीचिंग के कॉन्सेप्ट पे आता है। मैं बीच बीच में क्लियर भी करूंगा कौन से पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप उस पार्ट पे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी होता है कुछ पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कुछ का एक एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। कभी कभी मैं वो भी बीच बीच में बोलूंगा दिस पार्ट यू हाईलाइट मोर। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में पहले तो डेफिनेशन ऑफ हम जाएंगे। तो टीचिंग कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। पहली बात, टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट within the family of community during initial periods of life. हम जैसे पैदा होता है, हम our birth teaching starts, learning starts, teaching और learning उस पे भी डिफरेंस में आऊंगा। तो फर्स्ट टीचिंग इज इनफॉर्मल टीचिंग, जो हमारे फैमिली में हो जाता है। we learn from our mother, father, family member, sister. Then community, we learn from our friends, peers. That is informal teaching, because that is not structured. Basic difference between formal and informal teaching is absence of structure. Structure कोई नहीं है informal teaching में, it's random, कभी भी कुछ कर सकते हो, there is no proper structure. और informal teaching is also known as homeschooling. ये भी कभी कभी आता है, what is homeschooling. Informal teaching is also known as homeschooling. On the other hand, formal teaching is carried out by paid professionals in a structured manner. We call them editors, teachers or faculty. Teachers, editor, faculty जो होते हैं, जो professional medium में what they teach is a formal
teaching method, and formal teaching method is always associated with a institution. फॉर्मल टीचिंग के लिए आपको इंस्टीट्यूशन जाना पड़ेगा, बीट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, all these are institutions, and this type of teaching is called formal teaching. तो बेसिक हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग. जब हम डेफिनेशन पे आते हैं, टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. ये पहला डेफिनेशन आया था टीचिंग का. टीचिंग क्या होता है? पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. जब हम कोई चीजें सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसका एक पर्पस होता है. 3 पार्ट है इसका. फर्स्ट इज पर्पस, थर्ड सेकंड इज डायरेक्शन, थर्ड इज लर्निंग. पहले आप कोई चीज सीखने का पर्पस होता है. जब हम एलिमेंटरी स्कूल जाते हैं तो एलिमेंटरी लर्निंग होता है हमारा. द पर्पस इज टू नो एलिमेंटरी थिंग्स, बेसिक थिंग्स. देन हायर सेकेंडरी, एलिमेंटरी के बाद अपर प्राइमरी आता है, और सेकेंडरी यू नो मोर कॉन्सेप्ट्स. देन हायर सेकेंडरी में पर्टिकुलर कोर्सेस. देन इन आफ्टर higher secondary we go for graduation, that is professional course. particular course में हम specialization करते हैं. So teaching in a way is the purposeful direction and management of learning process. learning को हम कैसे purposeful direction में सीखते हैं, उसको teaching बोला जाता है. Teaching is a process of providing opportunity for students to produce relatively permanent change through engagement in experience provided by the teacher. ये process होता है, it gives, it's an interaction. Teaching is interaction between student and teacher, and it gives opportunity to produce relatively permanent change. relatively इसलिए बोला जाता है क्योंकि teaching, जब क्लास में कोई चीजें पढ़ाया जाता है, all the students can't grasp everything. मतलब जितने में स्टूडेंट है, हर चीज मतलब कोई, सबका लेवल अलग होता है. कोई 50% ग्रास्प करता है, कोई 100% ग्रास्प करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता. तो इसीलिए रिलेटिव चेंज बोला जाता है. जितना आप ग्रास्प करोगे उतना रिलेटिवली आपका परमानेंट चेंज होगा. एंड टीचिंग से आपका पर्सनालिटी है, जो पर्सनालिटी चेंज होता है, एंड इट लिबरेट्स द माइंड. हमारा जो यूजीसी का मोटो है, ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोटो ऑफ यूजीसी? सा विद्या जा विमुक्त है. एजुकेशन लिबरेट्स माइंड. सा विद्या जा विमुक्त है कम्स फ्रॉम ऋग्वेद. ये ऋग्वेद से आया है. इसका मीनिंग है एजुकेशन लिबरेट्स माइंड. जब हम कोई चीजें समझते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ये माइंड और सोल को ओपन कर देता है. यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. एंड जब आप चीजें समझने लगते हो, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, देन यू अडॉप्ट राइट थिंग्स इन योर लाइफ. जब आप राइट थिंग्स लाते हो तो आपके लाइफ में परमानेंट चेंज आना शुरू हो जाता है. Then teaching is skillful application of knowledge, experience, scientific principle. Skillful application है जिसमें आपका knowledge है, experience है और scientific principle है. There is a theory. Everything जो भी हमें पढ़ाया जाता है उसके कुछ theory होता है, and it is well established. Then teaching is planned activity. It's a planned, जैसे formal बोला गया, formal activity. And effective teaching depends on how clearly students understand and how accurately their learnings can be measured. मतलब कितना स्टूडेंट पढ़ पा रहा है, ये 2 चीजों से पता चलेगा. कितना समझ पा रहा है तो वो जब टेस्ट होता है आउटकम, वो कितना उस पर एप्लीकेशन कर पा रहा है.
Then teaching is a process in which learners, teacher and other variables are organized in a systematic way, जो मैंने बोला systematic way to attain some predetermined goal. हमारे लाइफ में कुछ goals होता है, we want to be this, we want to be that. वो goal को हम achieve करने के लिए हम teaching लेते हैं generally. Teaching is an activity that causes child to learn and acquire desired knowledge, skill, and desired way of living in the society. टीचिंग से हमें पता चलता है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है और सोसाइटी में रहने के लिए क्या नॉलेज और स्किल हमारे में चाहिए. दैट वी इनकलकेट, लाइक यू हैव टू बी ट्रूथफुल, पंक्चुअल, ऑल दिस थिंग्स जो क्वालिटी हमारे आता है, ये टीचिंग से ही हमें समझाया जाता है. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टीचिंग. देन आप आता है बेसिक टीचिंग मॉडल्स, जैसे मैं बोल रहा था बीच में. बेसिक टीचिंग मॉडल्स में हमारा आ जाएगा जनरली जब टीचिंग मॉडल के बात किया जाता है, दो टाइप का मॉडल बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे लिखा गया है यहाँ पे, टीचर सेंटर और इंस्ट्रक्शन सेंटर टीचिंग. सेकेंड इज लर्नर सेंटर ट्रेनिंग. टू बेसिक टीचिंग मॉडल्स आर इंस्ट्रक्टर और टीचर सेंटर टीचिंग, और सेकेंड इज लर्नर सेंटर टीचिंग. इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग में कन्वेंशनल अप्रोच है, और लर्नर सेंटर जो है मॉडर्न अप्रोच है. इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग मतलब जैसे हम नाम से ही समझ पाते हो, टीचर सेंटर टीचिंग मेथड में यू द फोकस ऑफ मतलब मेथड इज ऑन टीचर, ओनर्स टीचर पे रह जाता है ज्यादा. वो होता है वन वे प्रोसेस, मतलब टीचर आता है, इंस्ट्रक्शन देते जाता है, क्लासेस लेते जाता है, दैट इज वन वे. कोई वहां पे इंटरैक्शन नहीं होता, कोई वहां पे क्वेश्चन आंसर नहीं होता, वन वे हो जाता है, और टीचर आता है और उसको पढ़ाते जाता है. एंड दिस अप्रोच इज नोन एज पेडागोजिकल अप्रोच. इसको याद रखिए टर्म. टीचर सेंटर्ड लर्निंग और इंस्ट्रक्शन सेंटर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज पेडागोजिकल अप्रोच. ये क्वेश्चन आया है बहुत बार, व्हाट इज पेडागोजिकल अप्रोच. ऑप्शन में आता है टीचर सेंटर लर्निंग, लर्नर सेंटर टीचिंग, और ऐसे आता है 2-4 ऑप्शन. तो पेडागोजिकल अप्रोच इज टीचर सेंटर्ड लर्निंग और इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग, कुछ भी जो टीचर जो फोकस करता है, दैट इज पेडागोजिकल. पेडागोजी जो वर्ड है, पेडागोजी वर्ड्स कम्स फ्रॉम द आर्ट. पेडागोजी का मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग. आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग को मतलब लैटिन टर्म में उसको पेडागोजी बोला जाता है. इट डिटरमिन्स हाउ द टीचिंग अकर्स. मतलब पेडागोजी जनरली वो एक्सप्लेन करता है टीचिंग कैसे होता है, हाउ द टीचिंग अकर्स, approach to teaching and learning, the way the content is delivered, the what the students learns as a process. मतलब टीचर जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया. पेडागोजिकल अप्रोच में पहले हाउ द टीचिंग अकर्स, टीचिंग कैसे होता है, then the approach to teaching and learning, then the way the content is delivered, what the student learn. ये 4 एस्पेक्ट होता है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आता है. पेडागोजिकल टीचिंग डील्स विथ करके ये 3 ऑप्शन दे देगा, और ये कुछ रॉन्ग भी दे देगा, फिर बोलेगा विच इज नॉट करेक्ट, और ऑल ऑफ द अबव भी आता है. तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा. पेडागोजिकल समझना पड़ेगा. पेडागोजिकल अप्रोच में 4 चीज होता है. हाउ द टीचिंग अकर्स,
approach to teaching and learning, way the content is delivered, and the student learn result as a process. तो 4 चीज हो गया, प्रोसेस, अप्रोच, कंटेंट एंड रिजल्ट, ये 4 चीज हो गया। और इसमें जैसे मैंने बोला, इसमें फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है टीचर के ऊपर। देन आपका सेकंड पार्ट हो गया आपका लर्नर सेंटर टीचिंग। लर्नर सेंटर टीचिंग में इट्स अ मॉडर्न वे, वो कन्वेंशनल था, ये मॉडर्न वे है, और ये सेल्फ डायरेक्टेड है। मतलब ये इसमें बोथ इंटरेक्शन रहता है। द स्टूडेंट लर्न्स बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज बट आल्सो बाय इंटरप्रेटिंग। इसमें खाली वो सीखता नहीं, जो सीखता है उसको इंटरप्रेट भी करता है और कम्युनिकेशन भी होता है। In this method, the instructor facilitates the learning of participant, hence by offering the opportunity to learn and discuss things. और इसमें डिस्कशन मोड में ज्यादा होता है। एंड लर्नर सेंटर टीचिंग को जनरली बोला जाता है कि एंडागोजिकल अप्रोच। टीचर सेंटर जो अप्रोच था, दैट इज कॉल्ड एज पेडागोजिकल। लर्नर सेंटर इज कॉल्ड एज एंडागोजिकल। ये आप मतलब टर्मिनोलॉजी को रिलेट कीजिएगा, याद रहना यूज होगा। टीचर पेडागोजिकल, लर्नर एंडागोजिकल। टीचर पेडागोजिकल, लर्नर एंडागोजिकल, ये टर्मिनोलॉजी, ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है। फिर हम आते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार होता है। टीचिंग में जनरली 11 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने नोट डाउन किए हैं। पहले तो इट हैज देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग का डिफरेंट लेवल्स होता है। जैसे वो मैंने लिखा है, लेवल्स ऑफ टीचिंग में 3 पार्ट होता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ये 3 चीज होता है। और लेवल्स ऑफ टीचिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो पहले जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, मेमोरी, अब जैसे कोई टीचर कुछ पढ़ाता है जो दिमाग में जाता है, दैट इज मेमोरी। फिर वहां पे आप समझते नहीं हो, दैट ओनली इंस्ट्रक्शन गोज इनटू द माइंड। जब इंस्ट्रक्शन माइंड में जाते हो, उसको जब आप रिलेट करते हो, समझने लगते हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। जब अंडरस्टैंडिंग होता है, आप चीजों को समझते हो। थर्ड पार्ट होता है जब चीजों को आप समझ गए हो, आप उस पर सोचते हो, यू अंडरस्टैंड, यू थिंक अबाउट दैट। आप जो चीज पढ़े, आप पहले तो आप सुनने के बाद समझे, समझने के बाद थिंकिंग किया, रिफ्लेक्ट किया। सो पहले मेमोरी, देन अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव, ये लेवल्स ऑफ टीचिंग है। देन इट टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जितना डायनामिक रहेगा, टीचिंग उतना बेटर रहेगा। डायनामिक मीनिंग इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, कम्युनिकेशन, 2-way कम्युनिकेशन होता है, लॉट्स ऑफ डिस्कशन होना चाहिए, स्टूडेंट्स ड्रिवन होना चाहिए, 1 way नहीं होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं। Then it is closely related to education, learning, instruction and teaching. 4 चीज रहता है, एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। It is an intellectual activity, obviously. Teaching is an intellectual activity. It is both arts and as well as science.
जैसे मैंने बोला था पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब है द आर्ट ऑफ टीचिंग। द आर्ट ऑफ टीचिंग इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस। ये आर्ट्स भी है, साइंस भी है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है, साइंस का नॉलेज है, और इसमें आर्ट भी इसलिए है क्योंकि ये टेक्निक भी है। आप कैसे, ह्यूमैनिटेरियन चीज है उसमें, तो इट्स आर्ट। एंड ऑल्सो इट इज साइंस बिकॉज साइंटिफिकल चीजें हम पढ़ाते हैं, तो इट्स बोथ आर्ट्स एंड साइंस। क्वेश्चन आता है, इज टीचिंग है आर्ट्स एंड साइंस, तो आप बोलोगे आर्ट्स एंड साइंस। ए एंड बी ऐसे होता है। इज टीचिंग है आर्ट और साइंस, व्हाट इज टीचिंग करके नीचे आता है क्वेश्चन। ए में ऑप्शन होगा आर्ट, बी में ऑप्शन होगा साइंस, सी में ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, डी में ऑप्शन होगा नन ऑफ वो। तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी, मतलब टीचिंग इज बोथ ए साइंस एंड आर्ट, दोनों है। इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। टीचिंग से आप खुद को बेटर ऑर्गेनाइज करते हो। इट इज ए सोशल सर्विस। टीचर जो होता है सोसाइटी को बिल्ड करता है, इट्स सोशल सर्विस। सोसाइटी में वो नए नए चीजों को, मतलब ह्यूमन बीइंग, टीचर का सबसे बड़ा रोल है, इट क्रिएट्स ह्यूमन बीइंग। बहुत सारी ह्यूमन बीइंग देता है वो सोसाइटी को, इट्स his or her contribution. So it is a social service, service to the society. It includes lengthy period of study and learning. जनरली यहाँ टाइम पीरियड होता है जब आप टीचिंग करते हैं। जैसे हमारे कोर्स चलेगा 1 महीना, जैसे हमारे क्लास 2 घंटे चल रहा है, जैसे ग्रेजुएशन 3 साल होता है। इट हैज ए पीरियड एंड दैट इज डिफाइंड। इसलिए मैंने बोला इसे स्ट्रक्चर्ड मेथड, फॉर्मल मेथड। इट हैज हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। टीचर का एक्सप्लेन करने का ऑटोनॉमी है, स्टूडेंट का क्वेश्चन पूछने का ऑटोनॉमी है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। टीचर को पढ़ाने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, लर्नर को मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते। इट्स अ ऑटोमेटिक ऑटोनॉमी प्रोसेस, फ्रीडम, एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जब तक आप रहेंगे तब तक टीचिंग रहेगा, तब तक लर्निंग रहेगा। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज ए प्रोफेशन टीचिंग। उसके बाद हम आते हैं, अभी जैसे हम बोल रहे थे, लेवल्स ऑफ टीचिंग को और अच्छे से हम समझते हैं। 3 जैसे मैंने लिखा है, लेवल्स ऑफ टीचिंग का 3 पार्ट है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन आता है व्हिच इज नॉट, मतलब बहुत सारे। तो व्हाट आर द लेवल ऑफ टीचिंग में 4 ऑप्शन रहेगा, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, और कोई एक दे देगा। जैसे अब्स्ट्रैक्ट लिख देता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव लिख देता है, तो अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव को आपको काट देना है। व्हिच इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग में क्वेश्चन जब आएगा। तो लेवल ऑफ टीचिंग में 3 पार्ट आपका रह गया, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, देन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हॉर्बर्ट ने दिया था। ये आप क्रोनोलॉजी समझ जाइए या ये मतलब आ जाएगा दिमाग में। हॉर्बर्ट एक फिलोसोफर थे। हॉर्बर्ट ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया था। हॉर्बर्ट ने बोला था टीचिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग होता है। और ये इट इंट्रोड्यूसेस द हैबिट ऑफ मेमोराइजेशन फैक्ट एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मेमोरी में पहले, जैसे मैंने बोला, जब आप कोई चीज सब समझते हो तो हॉर्बर्ट बोलते हैं वो पहले दिमाग में चला जाता है, तो वो मेमोराइज होता है। मेमोराइज जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा जाता है। Then the teaching learning process is basically stimulus response here. SR, stimulus response एक साइकोलॉजिकल टर्म है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स मतलब आप कुछ चीज को कुछ दोगे तो वो रेस्पॉन्स करेगा। सब स्टिमुलस रेस्पॉन्स का एक एग्जांपल है,
सपोज आपको मच्छर काट रहा है, मॉस्किटो बाइट कर रहा है, तो आपका हाथ ऑटोमेटिक चला जाता है मारने के लिए उसको. दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस रेस्पॉन्स. स्टिमुलस रेस्पॉन्स मतलब आप कुछ चीजें देते हो. स्टिमुलस मीन्स इंजेक्शन, रेस्पॉन्स मीन्स रिजल्ट. आप कुछ देते हो, उसका इम्पैक्ट जो होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स. तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स मेमोरी टीचिंग में क्यों आता है? क्योंकि जब आप कुछ चीजें याद रखते हो तो उससे कुछ मेमोरी में चीजें जाता है, इसलिए स्टिमुलस रेस्पॉन्स बोला जाता है. Then memory level of teaching enables learner to retain and also reproduce the learned material whenever required. Memory level of teaching जब होता है तो ये सारे आपके चीजें में रिटेन, दिमाग इसको याद रख लेता है. आप जिसको आप जब आपको इसको जरूरत पड़ता है आप याद करते हो, फिर लिखते हो. रिप्रोड्यूस मतलब लिखते हो, लाइक रिप्रोड्यूस अगेन. लाइक हम एग्जाम में जाके आंसर शीट में क्वेश्चंस आंसर करते हैं. दैट इज रिप्रोड्यूसिंग ऑफ फैक्ट्स. जो हम पढ़ के याद रख के गए हैं, समझ के गए, उसको हम वापस लिखते हैं. तो दैट इज रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट. और इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है? ओरल, रिटिन एंड एसे टाइप. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में 3 टाइप का टेस्ट होता है. ओरल होता है, रिटिन होता है, एसे टाइप होता है. ओरल में अभी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन. जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, मेमोरी ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था? तो आप बोलोगे हर्बर्ट. हर्बर्ट जो आंसर किए दैट इज ओरल, आप मुंह से बोल ले. सब सेम क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन पेपर लिख के दूंगा. हु इज द फाउंडर ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? यू विल से हर्बर्ट, राइट, लिख के दोगे. दैट इज रिटन. थर्ड इज जब मैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बोलूंगा I'll write explain different characteristics of memory level of teaching. आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. ये हॉर्बर्ट ने दिया था, ये इनिशियल स्टेज है, फिर इसमें मेमोराइजेशन होता है, इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, इसमें हम रिटेन करते हैं, इसमें हम रिप्रोड्यूस करते हैं. ये सब इसके लिए ये ऐसे टाइप यू राइट इन डिटेल टर्म्स. देन इसमें गुड मेमोरी चाहिए होता है. गुड मेमोरी मीनिंग रैपिड इन लर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ गुड मेमोरी का 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. रैपिडिटी इन लर्निंग, जल्दी पढ़ लेता है, समझ जाता है. स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, जितना चीजें याद रह गया वो भूलता नहीं. देन रैपिडली इन रिकॉलिंग, याद रखने में सबसे क्विक होता है. एंड एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिजायर्ड कंटेंट टू कॉन्शियस लेवल. मतलब जब गुड मेमोरी आपका होता है, आप रैपिडली लर्निंग करते हो, याद रखते हो, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन लॉन्ग टाइम के लिए. रैपिड इन रिकॉलिंग, जब पूछा जाता है आप रिकॉल करते हो. देन जब पूछा जाता है ओनली दो दैट मैटर बताते हो. मतलब सपोज मैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बात पूछूंगा. जब गुड मेमोरी होगा तो आप हॉर्बर्ट के बारे में बताएंगे. नहीं याद है तो अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव में जब आप कंफ्यूज हो जाता है तो कुछ आंसर करके चले जाते हैं ना, तो दैट गुड मेमोरी के साथ वो नहीं होता. तो ये रहा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हॉर्बर्ट ने दिया था. सेकेंड हमारा आया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. सेकेंड पार्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को मॉरिसन ने दिया था. मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट और फाउंडर जिन्होंने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल. जैसे हॉर्बर्ट ने दिया था मेमोरी लेवल. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि याद रह जाता है, बार बार आप सुनोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. इसको ये रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुन भी सकते हो तो आपको एक आइडिया याद रह जाएगा. हॉर्बर्ट जैसे ये नाम याद आएगा, मेमोरी आपको याद आ जाएगा. वैसे मॉरिसन ने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज मेमोरी प्लस इनसाइट. मतलब ये एडवांस स्टेज है. मेमोरी के बाद मेमोरी प्लस इनसाइट, मतलब इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स.
इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। आप यहाँ समझने लगते हो, यहाँ सिर्फ याद नहीं रखते हो, वहां पे सिर्फ रिप्रोड्यूशन जब पढ़ा उसको लिख दिया, उसको समझा नहीं है, वो रट्टा मारना जिसको बोलते हैं, मेमोरी इज रट्टा मारना। देन अंडरस्टैंडिंग इज आप समझ पा रहे हो चीजें। जब आप समझ पा रहे हो then it is memory plus insight, and it makes generalization principle of facts। आप जब चीजों को समझ सकते हो तब आप अप्लाई भी कर सकते हो। it provides more and more opportunity to develop intellectual behavior। माइंड सोचने लगता है, इंटेलेक्चुअल हो जाता है। फर्स्ट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में नॉर्मल था, नॉर्मल मेमोरी, लेकिन इसमें आ गया इंटेलेक्चुअल मेमोरी, मेमोरी प्लस इंसाइट। इसमें स्टूडेंट और टीचर के लिए आसिमिलेशन, जैसे मैंने वर्ड टर्म यूज किया था, इसमें आसिमिलेशन होता है। आसिमिलेशन मींस अंडरस्टैंडिंग, आप चीजों को समझते हो। इसमें भी इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, लेकिन इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ओरल नहीं होता। इसमें ऐसे पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर इज नो ओरल टेस्ट हियर। मेमोरी में ओरल था, लेकिन इसमें ओरल नहीं। थर्ड पार्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हमें दिए थे हंट ने। हंट इज द मेन प्रोपोनेंट। जैसे फिर से रिपीट करूं तो memory level of teaching was given by Horvath, understanding level of teaching was given by Morrison, reflective level of teaching is given by Hunt, Carl Hunt बोलाता है। It is highest level of teaching includes both memory level of teaching and understanding। जब memory level of teaching और understanding को मिला देते हो, वो हो जाता है reflective। पहले memory, for memory plus insight understanding, memory plus understanding is reflective। ये gradual जैसे मैं जा रहा हूँ, gradually आप सीख रहे हो। It is problem centric approach for teaching। reflective में आप सोचते हो, जब सोचते हो आप solution के तरफ जाते हो। और इसमें रिसर्च अप्रोच, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च आता है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग में रिसर्च आ जाता है। जब हम रिसर्च करते हैं दैट इज रिफ्लेक्टिव लर्निंग। पीएचडी एमफिल रिसर्च जो हम करते हैं दैट इज रिफ्लेक्टिव लर्निंग। ये क्वेश्चन आता है व्हाट गिव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टिव लर्निंग। उसमें आता है प्राइमरी, अपर प्राइमरी, ऐसे कुछ आता है। और आता है पीएचडी एमफिल रिसर्च। तो पीएचडी एमफिल रिसर्च आपको क्लिक करना है। PhD MPhil research is reflective learning। PhD research, क्योंकि MPhil तो अभी रहा नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। PhD research is reflective research basically। और इसमें क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत ओपन है और बहुत इंडिपेंडेंट है और बहुत डायनामिक है। और इसमें ऐसे टाइप टेस्ट यूज होता है, ऐसे टाइप टेस्ट यूज फॉर इवैल्यूएशन। और इसमें एटीट्यूड, बिलीव और इन्वॉल्वमेंट सब लग जाता है। एटीट्यूड जब आप सोचने लगते हो देन एप्टीट्यूड आ जाता है। जैसे मैंने बोला था द वर्ड एप्टीट्यूड कम्स फ्रॉम द वर्ड एप्ट। एप्ट मींस परफेक्ट। जब कोई चीजों पे आप परफेक्ट हो जाते हो तब भी आपको एप्टीट्यूड कहा जाता है, एप्ट हो जाते हो। तो जब आप रिफ्लेक्टिव लर्निंग कर जाते हो देन यू वहां पे आपका एटीट्यूड, बिलीव, इन्वॉल्वमेंट, एप्टीट्यूड सब आ जाता है। पहले मेमोरी अंडरस्टैंडिंग में बिलीफ स्ट्रांग नहीं आता है, फिर वो मेमोरी में तो सिर्फ ओनली रिप्रोडक्शन है, जब जो सुना बस याद किया उसको। अंडरस्टैंडिंग में खाली समझा, रिफ्लेक्टिव में उसके ऊपर सोचा। तो ये 3 लेवल है। फिर डायनेमिक एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था। डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन जो होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक मीन्स इट्स इंटरैक्शन अमंग 3 वेरिएबल होता है। टीचिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में 3 वेरिएबल होता है।
फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड इज इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में 3 वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवेनिंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्टूडेंट का इंडिपेंडेंटनेस और टीचर का इंडिपेंडेंटनेस रहता है ऑटोनॉमी को लेके। As student depends on teacher for learning, students are assumed to be dependent variable. मतलब जब आप टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो then it is dependent variable. जब teachers are in position to manipulate the behavior of student, teachers are considered to be independent variable. जब टीचर अपने टीचिंग के माध्यम से स्टूडेंट का लाइफ चेंज करता है और मैनिपुलेट करता है पॉजिटिव वे में, उसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है। और टीचिंग मेथड, जो टीचिंग मेथड रहेगा, टीचिंग एड्स जैसे बुक्स, मटेरियल्स, मोटिवेशनल टेक्निक्स, इसको बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल आपका हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन टीचर, independent variable is teacher independently changing the life of students, third is intervening variable. Intervening variable जो है वो होता है तो सब्जेक्ट मैटेरियल जो आपका टीचिंग एड और दिस थिंग्स है, और ये ऑल दीज आर क्लोजली रिलेटेड। और जब क्लोज रिलेशन आता है 3 टर्म होता है, ये टर्म्स को आप यूज, मतलब टर्म्स को आपको यूज रखना, याद रखना पड़ेगा, मतलब बेसिकली समझना पड़ेगा डिफरेंस क्या है। पहला टर्म है एजुकेशन। एजुकेशन इज जनरल सेंस, मतलब जनरल मतलब जो हम सीखते हैं नॉलेज, स्किल, हैबिट, इसको हम एजुकेशन बोलते हैं। व्हाट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू टीचिंग इज एजुकेशन। जो चीजें हम नॉलेज, स्किल, हैबिट जो हम एक्वायर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन थ्रू फ्रॉम टीचर्स, दैट इज एजुकेशन। लर्निंग एक स्टेप आगे होता है। लर्निंग मीन्स एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। जब हम टीचिंग कर लेते हैं, एजुकेशन आ जाता है। एजुकेशन के बाद हम जब चीजों को समझते हैं, जैसे मैंने बोला था लर्निंग लेवल जो रिफ्लेक्टिव, तो लर्निंग मीन्स एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, करंट एंड पोटेंशियल एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, एजुकेशन एक जनरल चेंज है, लेकिन लर्निंग एक परमानेंटली रिलेटिव चेंज है। जब हम लर्निंग कुछ सीख के हमारा लाइफ चेंज करते हैं और वो हमारे लाइफ में आ जाता है, then that part is learning. और नेक्स्ट टर्म इज इंस्ट्रक्शन। ये सब मैं मटेरियल आपको दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं, आपके पास हो जाएगा, तो आप गो थ्रू भी हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो अब जितने बार चाहो सुन सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा और मटेरियल भी दे दूंगा। अच्छे से आप खाली सुनते रहिए, समझते रहिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ कंटेंट, द मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ कंटेंट बाय टीचर। टीचर कैसे पढ़ा रहा है, दैट इज इंस्ट्रक्शन। देन द टर्म कम्स ट्रेनिंग। मेन पर्पस of training is imparting training is equip candidates with specific job related or technical skills. ट्रेनिंग में हम पर्टिकुलर, टीचिंग नॉर्मल स्किल हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग में हम पर्टिकुलरली एक स्किल जब हम सीखते हैं, सपोज ट्रेनिंग में आप आ जाएंगे रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन आप सीखना चाहते हो, तो दैट इज ए पर्टिकुलर स्किल। SPSS आप सीखना चाहते हो, दैट इज ए पर्टिकुलर स्किल। कुकिंग आप सीखना चाहते हो, दैट इज ए पर्टिकुलर स्किल। तो दैट इज ट्रेनिंग। पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप मास्टरी होता है। फिर आता है द वर्ड इंडक्ट्रिनेशन। इंडक्ट्रिनेशन कैन बी टर्म्ड एज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग। जब टीचिंग
आपको पूरा समझ में आ जाता है, आप अप्लाई करने लगते हो, थिंकिंग करने लगते हो, दैट इज कॉल्ड इंडक्ट्रिनेशन। मतलब आप टीचिंग को अपने लाइफ में उतार लेते हो, जब अप्लाई करने लग जाते हो, दैट इज इंडक्ट्रिनेशन। देन सिलेबस, सिलेबस इज एन आउटलाइन और समरी ऑफ टॉपिक्स, जैसे हमने लिखा है यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सब है। सो सिलेबस में हम डिटेल्ड क्या है उस टॉपिक को देते हैं। Outline or summary of topics to be covered in education or course is descriptive in nature. Then curriculum. Curriculum usually refers to prescribed course. मतलब एक जब हम कोई कोर्स करते हैं, पीजी कोर्स, सपोज माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सिलेबस होता है। एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन का एक सिलेबस होता है। करिकुलम इज द ओवरऑल, मतलब करिकुलम में सिलेबस प्लस जो चीजें आएगा, करिकुलम में आ जाएगा सिलेबस प्लस आपका जो मेथड्स ऑफ एक्टिविटी। लाइक करिकुलम में स्कूल में आप जब पढ़ते थे, हम 3 चीज पढ़ते थे, एकेडमिक, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज। ये तीनों को मिला के करिकुलम होता है। जब जो सिलेबस हो जाता है वो होता है एकेडमिक करिकुलम। जो हमें स्पोर्ट्स चीजें हम जब करते हैं ना, तो वो हो जाता है को करिकुलर एक्टिविटी। फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स, गार्डनिंग, ड्राइंग, ये को करिकुलम का पार्ट है। अदर टाइप्स ऑफ एक्सपोजर जब हम स्टडी टूर पे जाते हैं, और इन तीनों को मिला के करिकुलम होता है।